हेलो एवरीवन, द स्टडी कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पॉलिटिक के दो छोटा छोटा टॉपिक, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, पहला राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दूसरा मौलिक कर्तव्य के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें कहीं पढ़े हुए या नहीं पढ़े हो, समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस सेशन के अंतिम तक आप बने रहे। तो शुरू करते हैं। तो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया और इसको आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसको हम लोग आयरलैंड के संविधान में से लिए हुए हैं, जिसका निर्माण आपको 1937 के ईस्वी में हुआ है। आयरलैंड के संविधान का निर्माण। अब ये सवाल होता है कि आखिर हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने लिया। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य के भावना को स्थापना करने के लिए तथा सामाजिक और आर्थिक समाज की स्थापना करने के लिए हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। तो इनमें 36 से लेकर के 51 तक आर्टिकल को उल्लेख किया गया और ये कल्पना के मतलब ये विचार किया गया कि एक राज्य कैसे अपने राज्यों की स्थापना चाहता है, उसके नीतियों को कैसे निर्धारण करेगा। तो एक एक करके हम उन आर्टिकलों को देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा वहीं आप लोग को पढ़ाया जाएगा, नहीं तो बहुत सारे एग्ज़ाम में जो आर्टिकल नहीं आते हैं उसके कारण आपका वो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पड़ा। इसीलिए जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लास्ट में जो बचा हुआ आर्टिकल है उसको हम क्लियर करा देंगे। तो आर्टिकल 38 हमारा बोलता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिसमें राज्य के सभी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक और लोक कल्याण में वृद्धि हो सके। तो आर्टिकल 38 हमारा ये बोलता है। आर्टिकल 39 को हम देखते हैं। तो आर्टिकल 39 में स्पेशल रूप से आपको ये बोला गया है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सभी भी आजीविका के लिए जो भी संसाधन है उन पर उन दोनों का समान हक होगा और स्त्री और पुरुष के कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि पुरुष को ज़्यादा या स्त्री को कम। इसी 39 ए में आपको बोला गया है कि सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अब आर्टिकल 40 देखते हैं। आर्टिकल 40 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार वो ग्राम पंचायत के गठन करेगी तथा स्वशासन की जो हमारे इकाई हैं उसको मजबूत करने का प्रयास करेगी। आर्टिकल 40 नेक्स्ट देखते हैं। अब आर्टिकल 43 हमारा बोलता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के लिए, सिर्फ सुनिएगा लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के लिए व्यक्तिगत या सहकारी तौर पे विकास किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार दिया जा सके और जो हमारे कुटीर उद्योग है उसको नष्ट होने से बचाया जा सके। अब आर्टिकल 44 बोलता है। आर्टिकल 44 में स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता की बात की गई, जो एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44 में है। तो इसमें कहा गया कि भारत के सभी राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास राज्य सरकारें करेंगी। अब देखते हैं आर्टिकल 47 क्या बोलता है। तो इसमें 47 में बोला गया है कि जो सरकारें होगी जनता के जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए जो भी हानिकारक औषधि होगी या मादक पदार्थ होंगे उस पर रोक लगाएगी। और इसी के तहत बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया था। अब इसी में एक इम्पोर्टेंट और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 45, जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ आप लोग सुनिएगा लोग। आर्टिकल 45, आर्टिकल 45 में बोला गया है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। एक बार और सुनिए। आर्टिकल 45 में आपको बोला गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में सरकार को निर्देश दिया जाता है कि कृषि और पशुपालन को विकसित करने का प्रयास करें, जिसके संबंध में आपको जितने भी दुधारू पशु हो गया, गौवंश हो गए, उसके नस्ल की वृद्धि करने का प्रयास करें। इसी कारण उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर रोक लगाया गया था। आर्टिकल 48 ये भी हमारा इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसमें बोला गया है कि सरकार पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। इसको 42वें संविधान संशोधन में डाला गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 49।
आर्टिकल 49 में ये बोला गया है कि सरकारें हैं जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थल है तथा वस्तुओं का संरक्षण करने का वो प्रयास करेगी। अब देखते हैं, तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का बात किया गया, ताकि दोनों एक स्वतंत्र रहे तथा दोनों एक दूसरे पर निर्भर न रहे, जिससे जो नागरिकों की ज़्यादा से ज़्यादा पक्षपात रहित सेवाएं मिल सकेगी। आर्टिकल अब हमारा बोलता है 51। आर्टिकल 51 में आपको बताया गया है कि राज्य जो भी मतलब सरकारें होगी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि करे, ताकि नागरिकों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। इसी नीति निर्देशक तथ्यों पे हमारे संविधान के सदस्य कृष्णा स्वामी अय्यर ने बोला था कि कोई भी मंत्रालय हमारे भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को अवहेलना नहीं कर सकता। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोक कल्याणकारी भावना को विकसित करें तथा समाज राज्य को इस प्रकार सुदृढ़ करें कि कोई भी आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। तो ये था हमारे नीति निर्देशक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब आप इतना ही पढ़ने के बाद एक बार आप MCQ लगा करके देखिएगा, मुझे विश्वास है कि MCQ का एक क्वेश्चन भी आपको गलत नहीं होगा। और खास करके इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हुए तो जो हम नीति निर्देशक तत्व का MCQ कराएंगे तो वहाँ पे आकर के आपको सारी चीज़ें फिर से एक बार क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार ये मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद तब MCQ देखिए तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें ताकि हम लोग मोटिवेट होते हैं आप लोगों को लाइव को देख करके। तो नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है? तो मौलिक कर्तव्य हमारा मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है, जिसको हम लोग रूस के संविधान से लिए हुए हैं। और इसमें शुरुआती में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसके कारण वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। तो एक एक करके देखते हैं। ये हालांकि ये मतलब जानना कौन कौन से नहीं है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार ब्रीफ में हम इसको देख लेते हैं। पहला बोला है कि संविधान की पालन करना है, उसके आदर्शों संरक्षण, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान की आदर करना है। दूसरा बोला कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संभाल करके रखना है तथा उनका पालन करता है। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता का बनाए रखना है तथा उसकी रक्षा करना है। देश की रक्षा करना तथा जरूरत पड़ने पर देश के लिए सेवा के लिए आगे आना होगा। पांचवा बोलते हैं भारत के सभी लोगों को समरसता तथा समान भाईचारा का निर्माण करना है। छठा भारतीय संस्कृति तथा गौरवशाली परंपरा के महत्व को संभालना है तथा समझना है। सातवां बोलता है पर्यावरण की रक्षा करना है तथा उसके प्रति दया भाव रखना है। सातवां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है तथा हिंसा से दूर रहना है। नौ बोलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञान प्राप्ति और सुधार की भावना को रखना है। 10वां बोलता है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयास द्वारा देश की सभी क्षेत्रों के विकास और समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करना है। और 11वां और अंतिम ये कहा गया है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अपने सामर्थ्य अनुसार शिक्षा प्रदान करेंगे। ये आपको ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहीं तक कुछ हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से जुड़ी जानकारी। हाँ, एक और कि क्या मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है। तो मौलिक अधिकार आपका व्यक्तिगत होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, जबकि जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है वो सामाजिक होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यही है कि ये एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा सामाजिक होता है। लेकिन राज्य के संदर्भ में आप देखिएगा तो मौलिक अधिकार राज्य को थोड़ा सा नुकसानदेह करता है, क्योंकि राज्य सरकार थोड़ा सा इसमें पेचीदा में फंस जाती है। हर व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ता है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होता है वो राज्य के लिए सुविधाजनक होता है, राज्य सरकारों के लिए सुविधाजनक होते हैं, जैसा चाहे उसको इस्तेमाल करती है। तो यही था हमारा मूल वो थ्योरी आपको नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से बारे में। तो अगर सेशन को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।